हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम वन शॉट में पूरा चैप्टर निपटा रहे हैं, तो इस लेक्चर में पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, बढ़िया सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। लगता है कि बहुत टफ है भाई, क्या है क्या नहीं, बट नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है ना। हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो भाई ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर। भाई इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, ओके। तो दीज आर द कंटेंट्स, भाई पूरे चैप्टर के कंटेंट्स हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को हम ढंग से पढ़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं ना, जिन टर्म्स का हमें मतलब समझ नहीं आता है, अगर वो टर्म्स का हमें मतलब समझ आ जाए तो पूरा चैप्टर ही इजी पीजी हो जाए, है ना। टर्म्स का ही तो खेल है, तो हम ना कुछ कुछ टर्म्स निपटा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है भैया जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन क्या है? तो इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 years ऑफ लोकसभा आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। जो हम इलेक्शंस देखते हैं ना कि 5 साल की जो लोकसभा है वो कंप्लीट हो गई भैया, लोकसभा की ने 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद जो इलेक्शंस होने हैं तो दैट इज जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो अब इलेक्शन क्या है भैया? जनरल इलेक्शन तो देख लिया, पर इलेक्शन ही क्या है? तो भैया ये जो खेल चलता है ना कि कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ना, चुनाव में खड़ा हो रहा है, हम उसको वोट दे रहे हैं, फिर वहां का नेता बन जाता है, ये सब इलेक्शन ही है। तो इलेक्शन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसकी मदद से जो लोग हैं वो अपना क्या रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों चूज करते हैं भैया? वो जैसे मैं हूं, जैसे मैं इस एरिया से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब इस एरिया में रहते हैं भैया 100 लोग, तो 100 के 100 तो नेता नहीं बन सकते ना, तो वो 100 लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेंगे, और ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव है ये इन 100 लोगों की बातें कहेगा, इन 100 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स थी। हर साल में हम कहते हैं ना, हर कुछ सालों में इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में भैया ये लोग चूज करते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, वोटर लिस्ट क्या होती है? तो एक ऐसी लिस्ट जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो उस लिस्ट को हम कहते हैं वोटर लिस्ट। अब इलेक्टोरल रोल क्या होता है? तो वोटर लिस्ट को ही हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ नहीं, अभी मैंने ये एरिया वाला एग्जांपल बताया था कि एक एरिया है, ठीक है, इसमें भैया 100 लोग रहते हैं। ठीक है, तो 100 के 100 लोग तो नहीं बन सकते ना, है ना। 100 के 100 लोग तो नेता नहीं बन सकते हैं। तो मान लो ये एरिया को कह दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये एक पूरा एरिया हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इस एरिया से कुछ लोग खड़े होंगे भैया, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना अपने अपना भैया उनमें से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने लोग खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हम उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे वोटर जो है अपना इलेक्टेड एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं लोकसभा या विधानसभा के लिए। ठीक है, तो एक एरिया है, उस एरिया में से अलग अलग वोटर्स हैं, ये वोटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, तो इस पूरे एरिया को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब आता है इलेक्टोरेट। तो भैया इट रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ पीपल हु आर क्वालिफाइड टू वोट इन द इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेचर और लोकल बॉडी। ठीक है, तो भैया पूरी टोटल जो एंटायर बॉडी है पीपल की, जो क्या है, जो एलिजिबल है, जो क्वालिफाई है वोट करने के लिए। ठीक है, लेजिस्लेचर या लोकल बॉडीज के जब इलेक्शन होते हैं तो उनमें वोट देने के लिए जो एलिजिबल हैं, तो उस पूरी बॉडी को हम कहते हैं इलेक्टोरेट। ओके, फ्रेंचाइजी क्या होती है भैया? राइट ऑफ पीपल है टू वोट, इंसान का अधिकार, पीपल का अधिकार टू वोट इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजी। ओके, मिड टर्म इलेक्शन भैया क्या है? तो जब लोकसभा और विधानसभा ना डिसॉल्व हो जाती है,
ठीक है, मतलब 5 साल का तो उसका पीरियड होता है, बट अगर 5 साल से पहले ही वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उस जो बचे हुए ईयर्स को कंप्लीट करने के लिए भैया वी नीड इलेक्शंस, है ना। मतलब इलेक्शंस तो चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई बिना लोकसभा ही के चल रही है कंट्री, नहीं, वी नीड। तो अगर विधानसभा हो गई या फिर लोकसभा हो गई, वो अपनी एक्सपायरी के पहले ही डिसॉल्व हो जाती है ना, डिसॉल्व हो जाती है, तो तब जो इलेक्शंस कराए जाते हैं उसको हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन, बीच में इलेक्शन करा दिए ना, बीच में इलेक्शंस करा दिए। अब बाय इलेक्शन क्या होता है? अब बाय इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जब हम एक, जैसे कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई एक एरिया है, ठीक है, वहां का कोई नेता है, वहां का उस एरिया को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चुन लिया गया है, ठीक है, वो जीत गया है, बट अगर उसने रिजाइन दे दिया या फिर क्या हुआ, उसकी किसी वजह से डेथ हो गई, ठीक है, तो अब वो जगह खाली हो गई, तो उस जगह के लिए जो इलेक्शन कराए जाते उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शन। वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? बाई इलेक्शन। ओके, फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, तो हमारी कंट्री में हर एक सिटीजन को जो कि 18 साल या 18 साल से अबव है, उसको वोट करने का अधिकार है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। कैंपेनिंग क्या है भाई? कैंपेनिंग कुछ नहीं है, ये जो हम वोट मांगने जाते हैं इलेक्शन के पहले, जो जो नेता लोग होते हैं वो अपना कहते हैं ना दौरा करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वोट मांगते हैं, बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैंपेनिंग, ठीक है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? आईडी कार्ड होता है, एक ऐसा कार्ड जिसमें आपकी फोटो वगैरह होती है, आपकी डिटेल्स होती है, आपको वोट देने जाना होता है तो वो आपका आईडी कार्ड होता है कि ठीक है, आप ही जैसे आई एम निहारिका घोषी, तो मेरा आईडी कार्ड होगा कि ठीक है भाई, उस आईडी कार्ड के मुताबिक वो मेरा सबूत है कि मैं ही निहारिका घोषी हूँ, ठीक है, तभी मुझे वो परमिशन देंगे वोट देने के लिए। ओके, इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? तो एक डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिश की जाती है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिश करती है बिफोर इलेक्शंस, कंटेनिंग द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ दैट पार्टी, मतलब वो पार्टी के क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, वो सब उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। ओके, फिर भैया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मशीन जिसमें भैया हम वोट डालते हैं, दैट इज ईवीएम। बैलेट पेपर क्या होता है भाई? तो पहले जब ईवीएम्स नहीं आई थी तो उसके पहले एक पेपर हुआ करता था, उस पेपर में हर जो भी पार्टी खड़ी है उस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था और उस जो भी कैंडिडेट है उसका नाम होता था, तो आपको उसके सामने भैया अपना वोट देना पड़ता था, तो उस पेपर को हम कहते थे बैलेट पेपर। इलेक्शन डे भैया, तो जिस दिन वोटर जो है अपना वोट डालने जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्शन डे। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो भैया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर पार्टी को फॉलो करने होते हैं, वो पूरी इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, मतलब कैंपेनिंग के दौरान, इलेक्शन वाले दिन, सब, मतलब इलेक्शन हो रहा है ना भाई, तो आपको सही तरीके से इलेक्शन करना, आपको किसी को ब्राइब नहीं करना है, कोई गलत मेजर्स यूज नहीं करने, तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाता है हमारा टॉपिक इलेक्शन, चुनाव, इलेक्शन। चलो, तो इलेक्शंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड दे आर अ साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस क्या है? तो इलेक्शन है चुनाव, जिसमें हम जो लोग हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी बातों को, ठीक है, हमारे जरूरतों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारे लिए काम करता है। ओके, तो इलेक्शंस जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब ही है भैया कि हम अपनी गवर्नमेंट चूज करेंगे, राइट, हम पीपल अपनी गवर्नमेंट चूज करेंगे, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं। और अगर किसी देश की डेमोक्रेसी हेल्दी है या नहीं तो उसके इलेक्शंस बता सकते हैं। अगर आपके इलेक्शन सही चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी देश की डेमोक्रेसी बहुत हेल्दी है ना, अच्छी है भैया, हष्ट पुष्ट है। अगर इलेक्शंस ना हो डेमोक्रेसी में तो क्या होगा, देखते हैं। डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, डेमोक्रेसी तो है पर वहां इलेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, देखते हैं। The rule of people is possible without any election. If all the people can sit together every day and take all the decisions. Rule of people,
पॉसिबल हो सकता है बिना इलेक्शंस के, अगर सारे लोग साथ में बैठ के अच्छे से डिसीजन ले सके, हर एक लोग, हर एक इंसान इकट्ठा बैठे और डिसीजंस ले सके सही से, तो भैया पीपल ऑफ रूल ऑफ पीपल पॉसिबल है। बट ऐसा हो पाता है क्या? जरूरी तो नहीं है कि भैया करोड़ों की जनता इकट्ठी बैठ जाए और वही डिसीजंस भी ले ले, नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए जो छोटे 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 जो पार्ट्स बना दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से अलग 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 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो उन लोगों को दर्शाते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल हो जाएगा अगर सारे लोग इकट्ठे बैठ जाएं, पर इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ के आराम से शांति से डिसीजन ले सके, ऐसा हो सकता है कि नहीं ना। सब भैया लड़ाइयां ही होती रहेंगी, मैं बोलूंगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई और बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट, frankly this is not possible, right? So this is not possible in a large community। यही चीज लिखी भाई कि बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कंट्री में, it is not possible। So nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters। Therefore in all democracies people rule through their representatives। तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज या बड़ी बड़ी कम्युनिटीज में दिस इज नॉट पॉसिबल। और ना ही सबको भैया ना नॉलेज है कि क्या है भाई, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सब लोग को उतना सब, एवरीवन इज नॉट वाइज, एवरीवन इज नॉट, कहते ना, नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट डिसीजन। जो भी डिसीजन लेना है उसके बारे में उनके पास ना भैया सबके पास इतना इक्वल टाइम है, ना नॉलेज है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा डेमोक्रेसी चलाई जाती है। ठीक है, इसलिए हमें इलेक्शंस की जरूरत है। तो अब इलेक्शन जो होते हैं वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करे और रेगुलर इंटरवल पे अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करे। ठीक है। Therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy। तो इलेक्शंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शंस के द्वारा ही हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं उठी अपने घर में से और मैंने बोला कि नहीं आज मैं रिप्रेजेंटेटिव चूज करूंगी। मैं गई, मैंने 10 घर देखे और 10 घर में से ओ दिस हाउस इज वेरी नाइस, तो मैंने वहां का एक रिप्रेजेंटेटिव उठाया, मैंने कहा हाँ ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज नॉट द प्रोसेस ना। अगर ऐसे होने लगा तो सब तो भैया पागल ही हो जाएगा। डेमोक्रेसी खुद कहेगी कि भाई कहाँ गई मैं। ठीक है, तो जो इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन हमें क्या करता है, हमें एक वे प्रोवाइड करता है, एक प्रोसेस देता है कि जिस प्रोसेस से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। ठीक है, इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मेनी चॉइसेस। और इलेक्शन वोटर को बहुत ज्यादा चॉइस देता है। किस किस चीज की चॉइस देता है भैया? वो चूज कर सकते हैं कि उन्हें किसकी सरकार बनानी है, वो चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए लॉ बनाए। ठीक है, वो चूज कर सकते हैं भैया किसकी हमें सरकार चाहिए है, कौन हमारे लिए इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले। वो चूज कर सकते हैं भैया कि किसकी पार्टी की पॉलिसीज अच्छी हैं, किसको भैया वो पॉलिसीज काम आएंगी कि नहीं। तो ये सब वोटर्स चूज करते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्शंस। अब है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए क्या फीचर्स की जरूरत है भैया? तो क्या होना चाहिए, देखते हैं भाई, देखते हैं, लेट्स सी। तो ऑल कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, द फॉलोइंग कंडीशंस मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सारी कंट्रीज जो सारी डेमोक्रेसीज है ना, मतलब ऑल कंट्रीज में भैया ये नहीं है जहां जहां डेमोक्रेसीज है ना, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज यहां लिखो, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हेल्ड इलेक्शन। ठीक है, सारी जो डेमोक्रेसीज वाली कंट्री हैं वो इलेक्शंस को होल्ड करती हैं। तो कुछ कंडीशंस की जरूरत है एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो सबको अधिकार होना चाहिए कि वो चूज कर सके। ठीक है, सबको अधिकार होना चाहिए कि वो चूज कर सके। दिस मीन्स एवरीवन, हर इंसान के पास एक वोट। और हर इंसान से मतलब ये नहीं कि बच्चे बच्चे नहीं, एक एडल्ट फ्रेंचाइजी वाली चीज भी है ना। तो 18 साल या 18 साल से अबव जो लोग हैं उनके पास अधिकार होना चाहिए, एक वोट का अधिकार होना चाहिए, और हर वोट की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं वोट दे रही हूं तो मेरी एक वोट की वैल्यू इज इक्वल टू 10 वोट्स एंड किसी और की एक वोट की वैल्यू इज इक्वल टू 1 वोट। नहीं,
हर एक इंसान की वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। और सेकंड फिर क्या आता है भैया, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी चली जा रही है या फिर एक ही कैंडिडेट चला जा रहा है, उसी को चूज किए जा रहे हैं, नहीं। कंपटीशन टाइप की भी कुछ चीजें होनी चाहिए, मतलब भाई हमारे पास चॉइस तो रखो। अब तुम हमारे सामने सिर्फ सब्जी और भाई कद्दू कद्दू की सब्जी और रोटी रख दे रहे हो तो हम वही खाएंगे ना। अगर तुम हमारे सामने पनीर रखोगे, समोसे रखोगे, जलेबी रखोगे, तो हम चूज कर सकते हैं कि हमें खाना क्या है, हमें किस चीज की भूख लगी है भैया, है ना। तो ऐसी वी हैव, तुम हमको होना चाहिए हमारे पास कि हमें किस में चूज क्या करना, हमें किसको चूज करना है, राइट। तो पार्टीज जो है ना, अलग अलग पार्टीज भी होनी चाहिए, वो फ्रीली इलेक्शंस कंटेस्ट कर सके और हम उनको फ्रीली चूज कर सके जो भी हम चूज करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार इलेक्शंस हो गए 2 साल के अंदर अंदर, फिर 1 साल इलेक्शन हो रहे हैं 6 साल में, फिर हो रहे हैं 7 साल में, नहीं। रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब हम रेगुलरली जो है अपनी चॉइस को चेंज भी कर सके। अगर हमें समझ आया कि नहीं ये रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम इसको बदल सके, है ना। तो रेगुलर बेसिस पे इंटरवल्स में इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, इलेक्ट किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई गुंडागर्दी में जबरदस्ती आके बैठ गए। प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए और फिर इलेक्ट होके कैंडिडेट आना चाहिए। द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, सही तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, चीटर चीटर बैड ईटर नहीं भाई, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो होते हैं भैया, अलग अलग पार्टीज लड़ रही हैं आपस में, तो क्या ये सही है, इज इट गुड, देखते हैं भाई। तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्शंस में हम क्या देखते हैं, हम पॉलिटिकल कंपटीशन ही तो देखते हैं। कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट खड़ी है, हम उनमें से किसी एक को चूज करें, तो ये कंपटीशन ही तो है, एक कोई जीतता है एक कोई हारता है। तो बिना कंपटीशन के तो इलेक्शन मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो बिना अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो इलेक्शन का मतलब ही इलेक्शन नहीं रहेगा। इलेक्शन का मतलब ही है कि भाई हम किसी को चूज करें, राइट। बट अगर एक कंपटीशन नहीं रहा तो इलेक्शन तो जरूर, मतलब इलेक्शन का मतलब ही चेंज हो जाएगा भाई। तो कंपटीशन तो जरूरी है ना, कंपटीशन तो जरूरी है, पर उसके कुछ अच्छे फायदे भी होते हैं कंपटीशन होने के, कुछ बुरे फायदे भी होते हैं भाई। देखते हैं हम अब क्या होते हैं अच्छे फायदे और क्या होते हैं बुरे फायदे। तो सबसे पहले आते हैं भैया डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में भाई, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। मतलब क्या हो जाता है ना, जैसे मैं किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी वाली चीज भी आ जाती, ठीक है। तो मान लो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग खड़े हुए हैं, है ना। अब उनमें क्या हो जाएगा कि मैं अगर बहुत ज्यादा एकदम कट्टर एकदम वो फॉलो कर रही हूँ, कम्युनिटी वाली चीज फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करूंगी, दूसरी कम्युनिटी वाले अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, या फिर कोई किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या डिसयूनिटी क्रिएट हो रही है ना, बट रहे हैं ना लोग, फैक्शनलिज्म जो है वो देखने को मिलता है पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। और कभी कभी क्या हम बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने ऐसा किया या इन्होंने ऐसा किया। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। भाई गंदे गंदे भाई षड्यंत्र रचती हैं एक दूसरे के खिलाफ भाई इलेक्शंस जीतने के लिए, ये भी देखने को मिलता है। The pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. अब भाई क्या होता है, देखो उस टाइम पे उनके सर पे सिर्फ एक भूत सवार होता है कि इलेक्शन जीतना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन जीतना। तो उस प्रेशर की वजह से ना एक अच्छी पॉलिसीज को ना फॉर्मुलेट करने में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, वो सही पॉलिसीज को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। ये भैया एक डिमेरिट हो गया। एंड सम गुड पीपल,
मतलब कुछ अच्छे लोग होते हैं जो सर्व करना चाहते हैं कंट्री को, पर वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते और इसलिए भैया वो दूर ही रहते हैं इस पॉलिटिकल कंपटीशन वगैरह इन सब से। तो कुछ अच्छे लोग जो अच्छा कर सकते हैं वो हट जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये जो भी ये षड्यंत्र और ये एलिगेशंस, ये सारी चीजें चलती रहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इसमें वो ड्रैग नहीं होना चाहते तो वो हट ही जाते हैं इस रेस से। ठीक है, अब भाई देखो, हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे नुकसान तो होते हैं। ठीक है, तो जैसे पॉलिटिकल कंपटीशन है तो इसके कुछ नुकसान अभी हमने देखे, अब हम इसके कुछ फायदे देखेंगे। तो फायदे क्या हैं? तो रेगुलर electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. देखो, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है ना, तो लोग ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं लोगों का ट्रस्ट जीतना। ठीक है, देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम कर रही है तो उनको डर रहता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कि कहीं भाई वो हमसे ज्यादा अच्छा काम करेगी तो लोग जो है वो उसको ही चूज करने लगेंगे, लोग हमें भूल जाएंगे। तो ये ना वो एक प्रेशर क्रिएट करती है अच्छा काम करने का। तो लोग जो है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना एक स्टैंडर्ड बढ़ाती हैं कि नहीं हमें और अच्छा करना, हमें और अच्छा करना है। ठीक है, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल। अब भाई चाहे उनको यही मोटिवेशन हो कि भाई हमें पावर में रहना है, पर फिर भी उस मोटिवेशन अकेले, इस मोटिवेशन के बदौलत भी वो अच्छा काम तो करेंगे कि भाई अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमें निकाल दिया जाएगा, हम अगली बार जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनके पास एक वो रहता है, एक रीजन रहता है कि हाँ यार हमें पावर में रहना, हमें काम अच्छा करना चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस गिव द पीपल द चांस टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इफ दे आर अनसैटिस्फाइड विद देम। देखो, इलेक्शन से हमें क्या मिलता है भाई, अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगा तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में उसको बदल सकते हैं। तो बदलेंगे ऐसा तो नहीं कि कोई होना चाहिए ना, उससे ही हम बदलेंगे ना। तो इलेक्शंस में अगर डिफरेंट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो अगर हमें एक पार्टी की गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। तो एक ये मेरिट हो गया। द फियर ऑफ लूजिंग इन इलेक्शंस कीप्स द रिप्रेजेंटेटिव एक्टिव एंड इंक्लाइंड टू सर्व द पीपल। यही चीज है भाई कि कहीं वो हार ना जाए इलेक्शन में, इस डर से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एकदम लगी रहती है कि नहीं हमें जनता को सर्व करना, उनके लिए सर्विस करनी है। ठीक है, तो ये हो गए भाई हमारे मेरिट्स। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है देखते हैं भाई। तो हमारे यहाँ हम देखते हैं लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, तो लोकसभा विधानसभा इनके इलेक्शंस हम देखते हैं भाई हर 5 साल में होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 5 years द टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड, द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व्ड। अब क्या होता भैया, चलो इस साल अगर इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो अगले 5 साल तक वो लोकसभा वो विधानसभा चलेगी। उसके बाद हर 5 साल बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, उनका जो टर्म है, मतलब उनका जो सर्व करने का टाइम है वो खत्म हो जाता है और फिर विधानसभा और लोकसभा कहते हैं हम कि वो डिसॉल्व हो गई है। क्या हो गई है? वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within few days. This is called general elections. तो जब विधानसभा लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उसके बाद जब इलेक्शंस किए जाते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे बहुत बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इस एरिया को मान लो 4 पार्ट्स में बांट दिया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तीसरी और ये चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो भाई या तो एक ही दिन और या फिर कुछ दिन के गैप में, बट बहुत क्लोजली, बहुत कहते ना एक दो दिन के अंदर ही सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन साथ में होते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। ठीक है,
Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called by election. मैंने अभी बताया था ना टर्मिनोलॉजी में कि कभी कभी बाई इलेक्शंस भी होते हैं कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ने रिजिग्नेशन दे दिया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शन। ओके, फिर भाई अब देखेंगे हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं क्या। मैं जब से बोल रही हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या है ये, किस चिड़िया का नाम है? तो इंडिया में हम एक एरिया बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, कि भाई इतने एरिया के लोगों को कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक एरिया के लोगों को, मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक हर एक इंसान रिप्रेजेंट खुद को खुद से कर रहे हैं, नहीं, हम एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं कि इतना एरिया डिफाइन कर देते हैं कि इतने एरिया के लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, इतने एरिया के लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ऐसे हम एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्री जो है वो डिवाइडेड होती है अलग अलग एरियाज में, ठीक है। इलेक्शंस के लिए वो अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि इतना बड़ा एरिया है, इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो यहां से बन गई हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो हम इन पार्ट्स को कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और भैया यहाँ इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, इस एरिया का अलग करेंगे, इस एरिया का अलग करेंगे और इस एरिया का अलग करेंगे। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड। अब भाई लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंट्री डिवाइडेड है, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है उसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी, ठीक है। द one of the features of the democratic election is that every vote should have equal value। ये चीज तो हमने देखी है भैया कि डेमोक्रेटिक, अगर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाना है तो भाई एक फीचर उसमें क्या है कि हर वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, तो ये होता है भाई, ठीक है। ओके, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट जो है अपने अपने पर्टिकुलर, हर स्टेट अपने अपने नंबर्स में डिवाइडेड है भाई, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो डिवाइडेड है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ, यहाँ पे हम स्टेट की बात करें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमने कंट्री की बात की। कंट्री का जो एरिया है वो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम कह रहे हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। और लोकसभा इलेक्शंस में जो रिप्रेजेंट होके आते, जो इलेक्ट होके आते हैं, उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी, ठीक है। स्टेट भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, ठीक है। और जो स्टेट असेंबली में है ना, स्टेट असेंबली जो विधानसभा में इलेक्ट होके जाते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए, ठीक है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती हैं। मतलब भाई पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर भाई स्टेट वाले लोग भी आते हैं, ठीक है। तो हर पार्लियामेंट्री, ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी इंक्लूडेड होती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत, और ऐसा ही पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस में हमें देखने को मिलता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। हर जो विलेज या टाउन है हम देखते हैं भाई वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, जो कि उन वार्ड्स को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं। और हर वार्ड से एक नेता जो चुन के आता, वार्ड मेंबर कहते हैं ना हम कि भाई यहाँ के वार्ड में से ये जीते हैं, वो जीते हैं, तो ऐसे वार्ड को, हर एक वार्ड को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, ठीक है। तो ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। तो विलेज में भी या अर्बन लोकल बॉडी में भी, अर्बन एरिया में भी हम वार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं और एक मेंबर को हम वहां से इलेक्ट करके लाते हैं। ओके,
Sometimes these constituencies are counted as seats. कभी कभी हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज अ सीट भी काउंट करते हैं. हम कहते हैं ना कि भाई इस एरिया की सीट से ये लड़ रहे हैं, है ना, इस एरिया के सीट से ये लड़ रहे हैं, तो ऐसे उसको हम सीट के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. When we say Lokdal won 60 seats in Haryana, it means the candidates of Lokdal won in 60 assembly constituencies. मतलब हम कहते हैं ना कि कोई लोकदल जो है पॉलिटिकल पार्टी है, तो लोकदल पार्टी ने 60 सीट हरियाणा में जीती हैं. तो इसका मतलब ये है कि उसने 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली में ऑक्यूपाई कर ली हैं. तो मतलब असेंबली में, स्टेट असेंबली में 60 एमएलए होंगे, है ना. यहाँ हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट में होती है विधानसभा, वो विधानसभा में कौन होते हैं, एमएलए होते हैं. ठीक है. तो 60 एमएलए होंगे हरियाणा के. ओके. अब हम बात करेंगे भाई रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में. आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ सीट्स रिजर्व्ड भी होती हैं. तो देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to Lok Sabha and the state legislative assemblies. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win elections against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. इतना बड़ा पॉइंट, अरे हाय कैसे पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन वाले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई जो वीकर सेक्शंस हैं, जो सोसाइटी के, जो भाई जिनके पास पैसा नहीं है, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी भाई कुछ तो फायदा मिलना चाहिए. तो एक कहते ना बराबरी से भाई इनको तो मौका ही नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि उनके पास भाई रिसोर्सेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है ना, या फिर जो बड़ी पार्टीज हैं या फिर जो बड़े लोग हैं, हो सकता है उनको दबा दे. तो भैया ये उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया. For giving the weaker sections of society a fair chance of winning in the elections, the government thought of a special system of reserved constituencies. तो एक इस वीकर सेक्शंस को एक चांस देने के लिए, एक सही, एक फेयर चांस देने के लिए कि इनको भी मौका मिलना चाहिए कि ये भी जो है सरकार बना सके, ये भी सरकार का हिस्सा बन सके, तो वो सही चांस देने के लिए रिजर्वेशन लेके आए. ठीक है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेके आए. ठीक है. तो क्या होती है भाई, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए. वो लोग कौन से हैं, जो कि भाई एससी, शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो उनके लिए जो सीट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी जाती है, उनको हम कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है. करेंटली लोकसभा में 79 सीट्स रिजर्व्ड हैं. ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और 41 रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. ठीक है. तो लोकसभा में 79 जो है एमपी, दे विल बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड 41 विल बी फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ताकि इस वीकर सेक्शन का भी मत, इस वीकर सेक्शन की भी बातें रखी जा सके. कहां पे, पार्लियामेंट में. ओके. This number is in proportion to their share in the total population. मतलब भाई ये population डिसाइड करती है कितना नंबर ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए और कितनी नहीं. ठीक है, उनका कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन है. Thus, the reserved seats for SCs and STs do not take away the legitimate share of any other social group. तो ताकि इस वजह से कि भैया जितनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा भाई उनकी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, ताकि लोगों का रिप्रेजेंटेशन सही हो सके. तो भाई इसलिए ये मतलब ताकि किसी और को नुकसान ना, नहीं तो लोग कहेंगे ना कि भाई आपने उनके लिए रिजर्व कर दी, इससे हमारा नुकसान हो रहा है. तो भाई इसलिए उनका जो नंबर ऑफ प्रपोर्शन है ना, कितनी नंबर की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, नहीं,
तो उनकी वो पॉपुलेशन डिसाइड करती है। और इसी वजह से जो रिजर्व्ड सीट्स हैं एससी और एसटी के लिए, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो किसी दूसरे का हक, किसी दूसरे सोशल ग्रुप का हक नहीं लेती हैं, ठीक है, उनको भी भाई इक्वल बराबर मौका मिलता है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन was extended later to other weaker sections at the district and local level। और डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे भी फिर ये रिजर्वेशन का सिस्टम फैलता गया, रिजर्वेशन का सिस्टम आगे बढ़ा। ओके, इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल Panchayat and urban municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward classes। OBCs के लिए भी हम देखते हैं बहुत सारी स्टेट्स में कि भाई सीट्स जो है रिजर्व्ड रहती हैं, है ना, ठीक है। 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी हम देखते हैं कि सीट्स जो हैं रिजर्व्ड मिलती हैं। हमें देखने को मिलता है कि भाई इस सीट से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ विमेन खड़ी हो सकती है, सिर्फ विमेन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो भाई ऐसे भी हमें रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे भाई कि वोटर लिस्ट क्या होती है, ठीक है। वोटर लिस्ट तो मैंने अभी आपको टर्मिनोलॉजी में बताई थी, और देखते हैं। तो जब हम इलेक्शन में द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट, ठीक है। तो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के काफी टाइम पहले लिस्ट तैयार कर दी जाती है, और उस लिस्ट में वो लोग होते हैं जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। तो उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल, या फिर कॉमनली हम उसको वोटर लिस्ट के नाम से भी बोलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरीवन, वही हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और एक वोट की वैल्यू एक वोट ही होनी चाहिए। सो दिस इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारी कंट्री में ऑल द सिटीजन्स जिसकी 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र है, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी जेंडर के हो, वो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। ओके, as new persons attain voting age, names are added to the voter list। जैसे जैसे देखो हर साल बहुत सारे लोग हैं जो 18 साल के हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। तो जो नाम का मतलब नाम का वोटर लिस्ट में ऐड होना और घटाना चलता रहता है, तो ये सब होता रहता है, ठीक है। A complete revision of the list is done in every 5 years। This is done to ensure that it remains up to date। और हर 5 साल में अपडेट की जाती है भैया ये लिस्ट, हर 5 साल में रिवाइज की जाती है ये लिस्ट को, ताकि अपडेटेड रहे ये लिस्ट, ठीक है। अब भाई कौन वोट नहीं दे सकता है, तो कौन वोट नहीं दे सकता, तो कुछ क्रिमिनल्स और कुछ ऐसे लोग जो दिमाग से थोड़े से कमजोर हैं, है ना, जो जिनका अनसाउंड माइंड है, जो कि डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो वोट नहीं दे सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। एनीबॉडी जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते हैं। अब भाई हम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में भाई पता ही है हमको कि हमें ये वोट, ये जो कार्ड है इसको लेके जाना पड़ता है जब हमारी इलेक्शन, हम जब वोट डालने जाते हैं तो इसमें हमारी फोटो होती है, हमारी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है। तो ये हमारा आईडी कार्ड होता है, इससे हमें ये हमारा पहचान होती है, ठीक है। इसको हम जाएंगे तो उससे हमें पहचाना जाएगा कि ठीक है आई एम निहारिका घोषी और somebody else, मतलब कुछ ये प्रूफ है मेरा कि मैं ही निहारिका घोषी हूँ, कोई मेरे उससे कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है वोट देने, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी होता है। ओके, अब भाई नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट देखेंगे हम। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, एनीवन हु कैन बी अ वोटर can also become a candidate in elections। The only difference is that to be a voter the minimum age is 18 years, but to be a candidate the minimum age is 25 years। अगर आप वोटर हो तो आप कैंडिडेट भी बन सकते हो, बस वोटर बनने के लिए आपको 18 साल चाहिए, 18 साल की उम्र चाहिए, पर कैंडिडेट बनने के लिए आपको मिनिमम 25 साल की उम्र चाहिए। मतलब अगर आप 25 साल के हो गए हो, देन यू कैन वेरी 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 ब्रेवली बिकम अ कैंडिडेट, आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। Political parties nominate their candidates who get the party symbol
एंड सपोर्ट। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, और उन मतलब जैसे मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन गई। ठीक है, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी भैया मुझे कहते हैं ना एक आइडेंटिटी देगी भाई कि हाँ ये हमारे पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमको क्या मिलेगा, और हमें उस पॉलिटिकल पार्टी का हमें सिंबल भी मिलेगा, राइट, हमें उसका पार्टी सिंबल भी मिलेगा, हमें उस पार्टी का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, और हम कहते हैं ना कि अरे हमें इस पार्टी का टिकट मिल गया, टिकट मिल गया। ठीक है, तो भाई वो उसको हम कहते हैं पार्टी टिकट। ठीक है, एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो हर इंसान जिसको इलेक्शन लड़ना होता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, वो भरना होता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। रिसेंटली एक सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन का कुछ नया सा सिस्टम चल गया है, ताकि अब ये क्यों चला है भैया, ताकि उसमें सबसे पहले देख लो उसमें क्या किया जाता है। तो द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भैया सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, हर कैंडिडेट को लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है उसकी पूरी डिटेल्स का। ठीक है, पूरी डिटेल्स का उसको लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अगर उसके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितना भैया उसकी लायबिलिटीज हैं, कितना क्या है, कौन है उसकी फैमिली में, कौन नहीं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीजें पब्लिक करनी पड़ती हैं। और क्यों करनी पड़ती है भैया ये डिक्लेरेशन पब्लिक क्यों करनी पड़ती, ताकि पब्लिक को पता हो कि आप हो कौन, ताकि पब्लिक को पता हो कि भाई इसका असली चेहरा है कैसा। भाई मुंह पे तो बन रहा है बहुत मीठा कि हाय तुमसे बढ़कर कोई नहीं, पर पीठ पीछे तो तुमने खून कर रखे हैं, तुम तो अनपढ़ हो, तुम देश क्या चलाओगे। तो भाई पब्लिक को पता हो कि आपका असली चेहरा कैसा है, आप कैसी पर्सनालिटी हो, ये जानने के लिए इस पूरी डिक्लेरेशन को पब्लिक करना पड़ता है। ठीक है, और इससे वोटर्स जो हैं वो सही डिसीजन ले पाते हैं, सही फैसला ले पाते हैं, सही इंसान को चूज कर पाते हैं। ओके, आगे भाई इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन क्या है भैया, तो भाई ये जो प्रसार होता है ना, चुनाव प्रचार चुनाव प्रसार, ये तो इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड, बेटा वीक होगा यहाँ पे ना, WEEK। ओके, 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो हमारी कंट्री में 2 week का पीरियड होता है, 2 हफ्ते तक आप जो है कैंपेनिंग कर सकते हो। ठीक है, इस पीरियड में जो कैंडिडेट है भैया वो जाता है, वो मीटिंग्स वगैरह करता है, पॉलिटिकल पार्टी उससे मिलता है, उनको बता यहाँ दूसरी हर जगह जाता है और भाई वोट मांगता है, अपना बताता है कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये पॉलिसी लेके आएंगे, हम ये प्रोग्राम लेके आएंगे, तो वो ये सब करता है। ठीक है, This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debates. और इस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स और जो टीवी वाले होते हैं ना, भर भर के न्यूज छापते हैं कि इन्होंने ऐसा वादा किया, इन्होंने वैसा वादा किया, भर भर के हमें पॉलिटिकल न्यूज देखने को मिलती हैं। ठीक है, द इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू 2 week पीरियड ओनली, पर ऑफिशियली तो 2 week का पीरियड है, पर पॉलिटिकल पार्टीज इस कैंपेन का बहुत टाइम से इंतजार कर रही होती हैं, बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रही होती हैं कि हम इस 2 हफ्तों में कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या हम अपनी पॉलिसीज बताएंगे, कौन कौन से हम अपने प्रोग्राम्स बताएंगे, ताकि हम जनता का ट्रस्ट जीत सकें और उनका वोट जीत सकें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ये। ओके, भैया जो लोग हैं ना वो स्लोगन्स का यूज करते हैं, नारे लगाते हैं ना भैया, नारे लगते हैं भाई कि ऐसा नारा लगा, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग नारा बन जाता है, उस नारे पे फिर भैया कैंपेन की जाती है। तो भाई इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पब्लिक का अटेंशन ले सके, पब्लिक की अटेंशन ले सके, बड़े बड़े इश्यूज को उठाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े मैटर्स को उठाती हैं और कहती हैं भाई हम उन मैटर को सॉल्व करेंगे, तो उस पब्लिक का अटेंशन लेने के लिए ऐसे करती हैं। ठीक है, और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्लोगन्स का यूज करती हैं, जैसे गरीबी हटाओ,
रिमूव पॉवर्टी, ये भैया इलेक्शन ये एक यूज किया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। उसके बाद सेव डेमोक्रेसी, भैया ये यूज किया गया था, जनता पार्टी ने यूज किया था ये, ठीक है, 1977 में ये स्लोगन यूज किया था। और भैया लैंड टू द टिलर, ये यूज किया था भैया, है ना, वेस्ट बंगाल में यूज हुआ था ये स्लोगन। और भाई प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये यूज हुआ था, ये किसने यूज किया था, ये एनटी रामाराव ने यूज किया था, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ये यूज किया था स्लोगन को, ठीक है। Okay, so in a democracy, it is best to leave the political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to. तो डेमोक्रेसी में तो सबसे सही रहता है कि भैया खुला छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को, कि वो अपना जो इलेक्शन कैंपेन है वो फ्रीली कर सके, भैया अपना मत रख सके, ताकि वो पब्लिक के वोट्स को अट्रैक्ट कर सके। बट कभी कभी जरूरी होता है कैंपेन को रेगुलेट करना, क्योंकि अगर आपने एकदम ही खुला छोड़ दिया तो वो कुछ भी गलत मेजर्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए कभी कभी जो है कैंपेन्स को रेगुलेट भी किया जाता है, ठीक है, ताकि हर पार्टी को और हर कैंडिडेट को इक्वल और फेयर चांस मिल सके जीतने का, ठीक है। ओके भाई, अब हम देखेंगे इलेक्शन लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू आर इलेक्शन लॉ, तो हमारे इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ना कोई पार्टी और ना कोई कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, वो रिश्वत नहीं दे सकता और वोटर्स को डरा नहीं सकता है, ठीक है। उनको कास्ट और रिलीजन के नाम पे भैया उनको अपील नहीं कर सकता कि हमें वोट दो, ठीक है। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का आप यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन के लिए। 25 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो आप लोकसभा के इलेक्शन में, और 10 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो आप असेंबली इलेक्शन में, ठीक है। स्टेट के इलेक्शंस में आप इतने यूज नहीं कर सकते, इतना इससे ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे भाई, इफ दे डू सो, पर अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट भी हो जाते हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं ना, और भैया कोर्ट को पता चला कि कुछ तो गलत हुआ है, इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, तो भाई उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। इन एडिशन टू द लॉज, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. मैंने बताया था ना, कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन कैंपेन का, कि भाई इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको कैंपेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर हमारी कंट्री में हर जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट है वो एग्री करते हैं कि ठीक है भैया, हम इस अकॉर्डिंग ही अपना कैंपेन करेंगे, ठीक है। तो अब भैया इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग कौन क्या नहीं कर सकता, किसी भी वर्शिप की जगह को आप इलेक्शन प्रोपोगंडा नहीं बना सकते, ठीक है। गवर्नमेंट व्हीकल को, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स को आप इलेक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। मतलब कभी कभी होता है ना कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एकदम कहते हैं ना, चीज केक देने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसी अनाउंसमेंट हो गई कि अरे हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो ये मना है कि भाई आप कोई बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि हम ये करने वाले हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं दूसरे कैंडिडेट्स की जो फ्री और फेयर इलेक्शन का जो है, जो कितना एक फेयर वाली चीज है, वो खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई आप मिनिस्टर हो, आपने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करती हो तो जनता आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक फ्री, एक इक्वालिटी होना चाहिए, है ना, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। ओके भाई, ये हो गए हमारे कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। अब भाई पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है, वोट डालना और वोटों की गिनती करना। तो ऑन द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स, जिस दिन वोटर अपने वोट्स को कास्ट करते हैं, जिस दिन वोट देते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्शन वाला दिन, इलेक्शन डे। हर इंसान, एवरी पर्सन जिसका नाम रहता है वोटर लिस्ट पे, वो जो नियर बाई जो पोलिंग बूथ है वहां जा सकता है और अपना वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। वंस वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हिम। जैसे ही वो बूथ के अंदर जाता है तो जो इलेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं, जो जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, वो भैया आइडेंटिफाई करते हैं उसको कि आप जो हो वही हो कि नहीं, आप कोई और बन के तो नहीं आ गए,
ठीक है, उनकी वोटर की फिंगर पे भैया एक मार्क लगा देते हैं, है ना, ठीक है, मार्कर से कहते हैं ना, वो एक इंक सी लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको फिर अलाउ किया जाता है वोट देने के लिए, ठीक है। एक एजेंट, हर कैंडिडेट का एक एजेंट को पोलिंग बूथ के वहां पे बिठाया जाता है, ताकि भाई उसको कहते हैं ना, संतुष्टि रहे कि वोटिंग जो है सही से हो रही है या नहीं, ठीक है। अर्लियर पहले जो है वोटिंग जो है ना, बैलेट पेपर, मैंने बताया था ना, बैलेट पेपर, एक पेपर पे वो मार्क कर देते थे जिसको भी उन्हें वोट देना था, तो पहले बैलेट पेपर का यूज किया जाता था, पर अब ईवीएम्स आ गई हैं। ईवीएम में हर एक कैंडिडेट जिसका उसका पार्टी सिंबल होता है, उसका नाम रहता है, तो आप वहां पे वो बटन दबा सकते हो, तो अब ऐसे वोट जो है कास्ट किए जाते हैं, ठीक है। ओके भाई, तो ये हो गई हमारी पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। तो ये पोलिंग होती है, हाँ हाँ ठीक है, यहां तक हो गया था हमारा पोलिंग। अच्छा ओके, ये आगे बढ़ गया था, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हाँ यहां तक हो गया था, हाँ ये वाला पेज बचा था, ये स्किप हो गया था, ठीक है। वंस, अब जैसे ही जो पोलिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे ही वोट्स की पोलिंग हो गई, उसके बाद क्या क्या किया जाता है, उसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है, ठीक है, उन मशीन्स को सील कर दिया जाता है और एक जगह पर रख दिया जाता है, ठीक है, सेफ उस पर रख दिया जाता है। फिर जिस दिन काउंटिंग वाला दिन होता है, एक फिक्स किया जाता है एक दिन, कि भाई इस दिन जो है वोटिंग काउंट की जाएगी, ठीक है, वोट को काउंट किया जाएगा, ओके। तो काउंटिंग के टाइम पे भी हर कैंडिडेट का एक एजेंट प्रेजेंट होता है, ताकि उसको इंश्योरिटी हो भाई कि सही से काउंटिंग हो रही है या नहीं, ठीक है। तो और फिर भाई काउंटिंग की जाती है वोट्स की, उसके बाद जिसने सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए होते हैं वो जीत जाता है और उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ घंटों में ही पता चल जाता है कि किसकी सरकार आने वाली, किसके ज्यादा वोट्स, मतलब किसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब भाई हम देखेंगे अनफेयर मीन्स फॉर विनिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस लड़ने के लिए कुछ लोग अनफेयर मीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर और टेलीविजन में हम कई बार सुनते हैं कि इस कैंडिडेट ने ऐसा किया, इस कैंडिडेट ने वैसा किया, इसने तो भैया लोगों को पैसे दिए वोट के लिए, ये किया वो किया, तो ये अनफेयर मीन्स में आता है, ठीक है भाई। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट में कभी कभी ना जो गलत शलत नाम भर दिए जाते, तो ऐसा भी अनफेयर मीन्स यूज किया जाता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज, उनके ऑफिशियल्स जो रूलिंग पार्टी होती है वो कभी कभी यूज कर लेते हैं उनका, ठीक है। और एक्सेसिव यूज ऑफ, भाई जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा, तो वो ज्यादा पैसा यूज करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद वोटर्स को, और पोलिंग डे जिस दिन पोल किया जाना उस दिन उनको डराया वगैरह भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट ऑन सच अ स्केल नाउ सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। बट ऐसा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, बट फॉर्चुनेटली, मैं कह रही अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर्चुनेटली अच्छा है भाई कि इतनी हद तक नहीं जा पाती हैं ये चीजें, और हमारे इलेक्शंस जो है वो फेयर और फ्री हो पाते हैं, ठीक है, तो बच जाती हैं ये चीजें, ओके ठीक है। अब भाई हम देखेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारी इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन सी चीजें बनाती हैं, देखते हैं हम। तो इसमें पहली चीज आती है कि भाई हमारी इंडिया के पास इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, हमारे पास एक इलेक्शन कमीशन है इंडिपेंडेंट, भाई वो इंडिपेंडेंट है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है, ठीक है। तो वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। तो अगर हमें इजीली चेक करना है कि इलेक्शन सही हो रहे हैं या नहीं, तो ये देखो कि इलेक्शंस कंडक्ट कौन करा रहा है। तो इलेक्शंस कंडक्ट कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट कराती, ठीक है। तो हमारी कंट्री में इलेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट और बहुत पावरफुल इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराती है, ठीक है, ओके। और इसको अच्छी खासी सेम इंडिपेंडेंस मिलती है, जैसी जुडिशरी को मिलती है ऐसी ही इसको इंडिपेंडेंस मिलती है, ठीक है। इसमें भैया एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होता है, ठीक है। और एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया तो वो इवन ही इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, वो आंसरेबल नहीं होता है
प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को, ठीक है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द सीईसी। अगर जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट अगर उसको पसंद भी नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन या ये जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, तो भी वो उसको रिमूव नहीं कर सकते। इतनी पावरफुल होती है भैया इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई पावर्स क्या है इलेक्शन कमीशन के। तो इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेती है भाई कैसे इलेक्शंस होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कंट्रोल कंडक्ट, मतलब रूल्स रेगुलेशन सब देखती है, ठीक है। कब इलेक्शन को अनाउंस किया जाना चाहिए, कब रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, ये सब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है भैया कैंडिडेट्स के ऊपर कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करोगे। उसके बाद पनिश करती है किसी कैंडिडेट को अगर वो वायलेट करता है किसी भी रूल को। इलेक्शन के दौरान during the election period, this EC can order the government to follow guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win election or to transfer some government officials. Election period के दौरान जो EC जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी कर सकती है कि आप गवर्नमेंट की चीजें, गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो आप यूज नहीं कर सकते इलेक्शंस के दौरान, नहीं तो आप ये अनफेयर मीन हो जाएगा। और ये क्यों करती, ताकि हर कैंडिडेट को इक्वल और फेयर मीन्स ऑफ जो चांस मिल सके उसको इलेक्शन के लिए, ठीक है। When on election duty, government officers work under the control of EC and not the government. और जब इलेक्शन की ड्यूटी, कहते हैं ना इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगी है, आपके जो कुछ मम्मी पापा लोगों की भैया जो टीचर्स होते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की भैया ड्यूटी लगती है कि इलेक्शन में ड्यूटी लगी है। तो भले आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो पर आपकी जब इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते बल्कि आप इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में काम कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद भाई बहुत कॉमन है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो भैया गवर्नमेंट को भी बोल सके, है ना, कि भाई आप गलत कर रहे हो ये वो, मतलब वो अच्छे खासे एकदम उसमें रहती है कि हाँ तड़ी में रहती है कि हम सबको समझाएंगे। इलेक्शन कमीशन इज इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ईसी कैन ऑर्डर रिपोल इफ इट फील्स दैट पोलिंग इज नॉट फेयर। अगर इसको लगता है कि भैया वोटिंग सही से नहीं हुई है, वोटिंग में कुछ छेड़ाछाड़ी हुई है, कुछ तो खराबी है भैया यहाँ पे, तो फिर से पोलिंग भी करा सकती है, फिर से वोटिंग करा सकती है वो, ठीक है। और ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट और पावरफुल है हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसलिए पॉसिबल होता है। ओके, तो भैया इससे भैया हमें पता चलता है कि हमारा जो इलेक्शन जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो डेमोक्रेटिक है ना, सही से होते हैं। अनदर वे भैया पॉपुलर पार्टिसिपेशन एक और कॉन्सेप्ट आता है, तो एक और तरीका है चेक करने का कि भाई इलेक्शन सही से हो रहा है ना कि नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो उसको एंथुसियाज्म से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। अगर लोग कहते हैं कि है ये तो ऐसे का डेली का हर बार का है, तो चाहे हम कुछ कर लें जीतना तो इनको ही है, तो एक वो समझ आता है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा हो रहा होगा, शायद यहाँ पे कुछ तो अनफेयर मीन्स यूज हो रहा होगा। तो लोगों का एंथुसियाज्म देख के भी, लोगों का पार्टिसिपेशन देख के भी समझ आता है, ठीक है। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होगा तो लोग कंटिन्यू और लोग पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहेंगे इलेक्शंस में, ठीक है। People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percentage of eligible voters who actually cast their vote. In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. तो लोगों का पार्टिसिपेशन अब कैसे देखा जाता है, उनके वोट से, कि भाई इतने लोग हैं एलिजिबल तो इतने लोग वोट देने आ भी रहे हैं या नहीं, है ना, तो उससे पता चलता है। तो हमारी इंडिया में जो टर्न आउट है वो या तो स्टेबल रहा है या तो ऊपर ही गया है, पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं कि टर्न आउट कम होता गया है। तो ये इंडिया में ये चीज अच्छी है, तो इससे पता चलता है कि हमारा इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक है, अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion. हमारी इंडिया में जो पुअर, जो गरीब, जो इलिटरेट, जो अंडर प्रिविलेज पीपल हैं वो ज्यादा, इवन वो जो ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, ज्यादा वोट देने जाते हैं
और रिच और प्रिविलेज सेक्शंस वाले हमें कम देखने को मिलते हैं। और अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखें, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में देखें, तो जो गरीब और जो गरीब लोग, जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, बल्कि रिच और वाइट पीपल जो है वो ज्यादा वोट देने जाते हैं। Common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections, they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. तो इंडिया में जो कॉमन आदमी है ना, जो आम आदमी है ना, उसको लगता है इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो इलेक्शन की मदद से एक पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बना सकता है। कॉमन आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बना सकता है, और अगर वो चाहे तो भैया ये सरकार खो जाएगी, भाई किसी कोई आप लूज कर जाओगे, उसके डर से पॉलिटिकल पार्टी उस चीज को देखते भी, उस चीज को ध्यान भी देते कि आम आदमी चाह क्या रहा है। तो आम आदमी ना बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो प्रेशर बनाए रखे पॉलिटिकल पार्टीज पे, जो गवर्नमेंट है उस पे, ताकि वो सही से काम करे, है ना, सही से काम करे, नहीं तो अगली बार सरकार किसी और की भी हो सकती है। तो आम आदमी की बात जो है गवर्नमेंट सुनती भी है, और वो आम आदमी चाहता है, सोचता है कि हम ना गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इसलिए वो इतना बढ़ चढ़ के ना एकदम शो करता है अपना पार्टिसिपेशन, ठीक है। They also feel that their vote matters in the way things are running in the country. उनको लगता है, उनको ऐसी फील होता है कि भाई हमारे वोट की वजह से ही चीजें बदलाव आएगा, कंट्री में जो है जो चल रही हैं चीजें उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। The interest of the voters in election related activities have been increasing. और हम देखते हैं कि भाई वोटर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हमने देखा ना भाई टर्नआउट जो हमारे इवन अप हुआ है, ऊपर गया, तो बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट उनका बढ़ता जा रहा है। 2004 के इलेक्शंस में मोर देन 1/3 वोटर्स, मतलब पूरी इंडिया में जितने भी वोटर्स एलिजिबल है, मोर देन 1/3 लोगों ने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, ठीक है। एंड मोर देन half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voter is a member of political party. मतलब इतना ज्यादा लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कि हर 7 में से कोई एक मेंबर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब मेंबर रहता ही रहता है। तो इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन वो दिखा रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो हमारे इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं। अगर वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ, मतलब रिजल्ट्स में ही उसका आप समझ जाओगे कि ये सही है, ये फ्री और फेयर हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है तो आउटकम जो है वो हमेशा पावरफुल की तरफ होगा। अगर सही से इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो जो पावरफुल और जो रिच लोग हैं हमेशा उनके हक में होगा, उनके मत में होगा, उनकी तरफ होगा। In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged elections. ठीक है, तो ऐसे में भैया, पर ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भाई कुछ जो वीकर सेक्शंस से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी जीते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने भैया बहुत एकदम जद्दोजहद लगाया भैया कि हम इलेक्शन जीत जाओ, फिर वो नहीं जीता, वो उसमें चला गया, फिर तो भैया वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। आप तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसको, तो कहीं ना कहीं तुमने गलत तरीके से, तो कहते हैं ना गलत मेजर्स जो है यूज कहीं ना कहीं तो किए हैं, ठीक है। ओके, और हम देखते हैं हमारे यहाँ पे ना जो रूलिंग पार्टीज है ना वो भी कई बार हारी हैं इलेक्शंस में, ठीक है, कई बार हारी हैं। So as far as India is concerned, the election results are accepted by the different parties as we can see from the following facts. तो हमारी इंडिया में अगर हम देखें तो सभी लोग जो है रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉलोइंग फैक्ट्स दिए हुए हैं भैया यहाँ पे। रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। हमने देखा है कि हमारे देश में अगर कोई पार्टी रूल कर रही है, बहुत एकदम नाम है, तो रूलिंग पार्टीज भी नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे कई बार हारी हैं, ठीक है। इनफैक्ट एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द पास्ट 15 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। और कई बार देखा है कि कई बार हारी है वो, ठीक है। 15 years में अगर हम देखें, लास्ट 15 years में, तो कई बार रूलिंग पार्टी हारी है, ठीक है। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग
MPs और MLAs लूज इलेक्शंस, ठीक है। तो अगर हम यूएस में देखें तो उल्टा देखने को मिलता है, जो ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना वहां के, है ना, जो MPs और जो हैं वहां के, तो वो लोग हमें कई बार देखने को लगता है कि भाई वो तो जीत रहे हैं, हारते ही नहीं है। पर इंडिया में जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं वो कई बार देखते हैं हम वो हार जाते हैं, मतलब ऑलरेडी जो MP MLA हैं कई बार देखेंगे कि हम अगली सरकार में वो हार जाते हैं, पर यूएस में हमें ऐसा देखने को कम मिलता है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस, और ऐसे कैंडिडेट्स जो भाई वोट खरीदते हैं पैसे के दम से, पैसे के दम से, वो भी हम देखते हैं भाई कि वो भी इलेक्शंस हार जाते हैं। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. और भाई इतने ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं, इनके होने के बावजूद भी जो इलेक्शंस का रिजल्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस है, तो भाई हमारे यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं भैया हमारे यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस में? क्या भाई बोला कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, तो पर क्यों नहीं, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं कि वो इलेक्शन को हम फ्री और फेयर नहीं बोलेंगे? अगर ऐसा करोगे तो कौन कौन से चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? तो इंडिया में तो भाई बेसिकली फ्री और फेयर इलेक्शंस ही होते हैं, बट हर कंस्टिट्यूएंसी में ये चीज नहीं, मतलब कहीं कहीं हम देखते हैं पिछड़े सेक्शंस में चल जाएं तो कहीं कहीं ये मेजर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उटपटांग चीजें यूज की जाती हैं, उटपटांग तरीके यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं they may win purely on the basis of money power and muscle power and unfair means. कई कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी गुंडागर्दी दिखा के, है ना, पैसा दिखा के इलेक्शंस को जीत जाते हैं। Overall verdict of a general election in India still reflects popular preference. This is what makes Indian elections democratic. पर फिर भी हमारे इंडिया में चलो कहीं ना कहीं जीत जाते हैं, पर ओवरऑल देखें तो जो जनता चाहती है उसके हक में ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है। हम कहते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। तो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर लिस्टेड एज फॉलोज। तो बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे मनी पावर, भाई लोग बाग मनी का यूज करके जीतते हैं, ठीक है। क्रिमिनल कनेक्शंस, कुछ लोगों के क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो अपना गुंडागर्दी दिखा के भाई वो लोग जीतना चाहते हैं। फैमिली डोमिनेंस, कभी कभी होता है भैया कि एक ही फैमिली के मेंबर को खड़ा किया जाएगा, उसी को टिकट मिलेगा, उसी को टिकट मिलेगा, तो फैमिली डोमिनेंस भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद भाई कोई कभी कभी प्रॉपर चॉइस ही नहीं होती है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव सेम ही उसके रहते हैं, तो भाई लोगों के पास प्रॉपर चॉइस ही नहीं है कि किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे तो कुएं में जाएंगे, इसको चूज करेंगे तो खाई में जाएंगे, तो उनके पास कभी कभी प्रॉपर चॉइस ही नहीं रहती। और smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage. जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, जो किसी बड़ी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनको भी कभी कभी हार देखने को मिलती है, उनको भी कभी कभी डिसएडवांटेजेस, उनको अनइक्वालिटी काइंड ऑफ देखने को मिलती है बड़ी पार्टीज के कंपैरिजन में, है ना। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो दीज वर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो यहाँ पे हो गया है हमारा चैप्टर फिनिश। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, बढ़िया से पढ़ लिया है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही लेक्चर्स, ऐसे ही वन शॉट लेक्चर्स हम लेके आते रहेंगे ताकि आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय।